Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I will start MGT 502, that is organizational behavior. Today is lesson number 1. लेसन नंबर 1 में बेसिकली जो है वो ओवरव्यू है सारे कोर्स का कि आप इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों का बिहेवियर होता है, ऑफ कोर्स इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि क्या चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर के ऊपर। जो हमारे कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट काम करने के तरीके होते हैं, डिफरेंट आपके टॉप मैनेजमेंट के ऑर्डर्स रूल्स होते हैं, उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है। और इसके अलावा जब लोगों के बिहेवियर पे इन चीज़ों का असर पड़ता है तो उससे उनकी जॉब पे क्या असर पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बल्कि पूरा एक सब्जेक्ट है MGT 502, जिसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक ओवरव्यू है ये कोर्स का। ये जो है बेसिक लैंग्वेज हमें सिखाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की टू डाइवर्स स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज हु आर स्टडिंग दिस एज अ सपोर्टिंग सब्जेक्ट फॉर देयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। मतलब ये सारा इसमें यही बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो किस लिए आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर बहुत चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैनेजर्स। इसके ज़रिए हम डिफरेंट लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये एक चैलेंज भी है क्योंकि हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। इट रिकग्नाइजेस डिफरेंसेस एंड हेल्प मैनेजर्स टू सी द वैल्यू ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। डिफरेंट तरह की वर्कफोर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिहेवियर है, इनको प्रिडिक्ट करना पड़ता है उनके क्या असरात होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर हम प्रिडिक्ट कर लें बेहतर तरीके से तो ज़ाहिर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है ये। It can help improve quality and employee productivity by showing managers how to empower their people. मतलब मैनेजर को पता चल जाता है कि हम हमारे लोग जो हैं किस चीज़ से असरअंदाज होते हैं, तो हमने उनको किस तरह से मैनेज करके रखना है। In times of rapid and ongoing change faced by managers, OB can help managers cope in the world of temporariness. अगर हम लोगों का बिहेवियर जज कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि आगे लोगों ने किस तरह से इस बात पे रिएक्ट करना है, तो हम बेहतर तरीके से अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और अपने वर्कफोर्स को जो है मैनेज कर सकते हैं। मैनेजर्स नीड टू डेवलप देयर इंटरपर्सनल और पीपल स्किल। आजकल के ज़माने में जो है लोगों को मैनेज करना एक बहुत अहम काम हो गया है। तो मैनेजर्स को चाहिए कि वो जो है वो अपने अंदर पीपल स्किल पैदा करें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव ऑन बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लोगों का जो ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि चेक करेगा कि लोगों का ग्रुप का क्या असर हो रहा है उनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड देन अप्लाइज दैट नॉलेज टू मेक ऑर्गेनाइजेशन वर्क मोर इफेक्टिवली। और फिर उसके ज़रिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, डिफरेंट तरह के टूल्स बनाते हैं जिससे वो चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से सबको मैनेज कर सकते हैं। और भी फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एब्सेंटीज्म एंड टर्नओवर एंड इंक्रीज एम्प्लॉय सिटीजनशिप एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ज़रिए जो है वो ये चेक किया जाता है कि किस तरह से हमने लोगों को प्रोडक्टिव बनाना है, किस तरह से हमने उनको इंक्लूड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से इंडल्ज करना है। इसके अलावा किस तरह से वो इंटरेस्ट लेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेट कैसे होंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतर फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, और कैसे वो सेटिस्फाई होंगे अपनी जॉब से। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो स्टडी है, 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन है जी। इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है, एक ग्रुप का होता है और एक स्ट्रक्चर का होता है। Organizational behavior applies that knowledge gained about individuals, group and the effect of structure on behavior. मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है वो भी हमारे लोगों के बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। ग्रुप का बिहेवियर असरअंदाज हो रहा होता है, एक इंसान का अपना बिहेवियर असरअंदाज हो रहा होता है। तो बेहतर काम को बेहतर तरीके से करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी की जाती है। और बी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पीपल डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह का बिहेवियर उनका किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। There is still considerable debate as to the relative importance of each: motivation, leader behavior and power, interpersonal communication, group structure, process learning, attitude development and perception। मतलब एक इंक्रीजिंग एग्रीमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बीच में, लेकिन जो है एज टू द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच, इन सब चीज़ों की भी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मोटिवेशन हो गई, लीडर बिहेवियर हो गया, पावर हो गई, इन सब चीज़ों की जो है वो अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ डेवलपिंग फील्ड ऑफ स्टडी प्रेजेंटिंग न्यू चैलेंजेस to the manager's understanding of work behavior and the ability to manage it effectively। ये बहुत एक चैलेंज है किसी मैनेजर के लिए कि उसने लोगों के बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करना है और उसने उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे लेकर अपने साथ सबको चलना है।
दिस कोर्स एड्रेसेस टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप इस सब्जेक्ट में ये डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी डिस्क्राइब की हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज द फैक्टर्स दैट impact individual and group behavior in an organization and how organizations manage their environments. Organizational behavior provides a set of tools to understand, analyze, describe and manage attitudes and behavior. ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर का बेसिकली पर्पज़ यही है कि उसने जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को जो है वो मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो 3 लेवल्स पे होता है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल, ग्रुप और एज अ होल। ठीक है, अब मेंटर जॉब इज़ टू यूज़ द टूल, और उसने डिफरेंट टूल्स यूज़ करने हैं और उसने बिहेवियर्स को मैनेज करना है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। What is organizational behavior? It is a field of study that investigates the impact that individual groups and structure have on behavior within an organization for the purpose of applying such knowledge toward improving an organizational effectiveness। मतलब कि अगर हम लोगों के बिहेवियर को नहीं देखेंगे, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन चलती जा रही है तो वो उतनी इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर एक मैनेजर जो है वो देख रहा है कि लोगों का किस तरह का रवैया, किन चीज़ों से क्या लोगों का रवैया है और इससे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो जो है वो ज़्यादा मैनेजर देखेगा कि उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। Forces reshaping the process of management. An understanding of organizational behavior is important who have the responsibility of improving organizational effectiveness। मतलब पहले जो है वो इतना फोकस नहीं किया जाता था लोगों के ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये शिफ्ट आया और लोगों के एचआर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लोग जो है वो अच्छा लोगों का बेनिफिट किया जाए। और इसके साथ जब लोग बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन लोगों के लिए, तो लोग भी अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह अब बिहेवियर एक ज़्यादा अब ब्रॉड पे चले गए हैं, मतलब ज़्यादा गहराई में चले गए हैं, और लोगों का जो बिहेवियर है लोगों का वो चेक किया जाता है कि किस तरह से लोगों के जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के कामों में, कैसे बीच में लोगों का बिहेवियर आ रहा है, किस तरह से लोगों के जो डिफरेंट तरह के सोच है, परसेप्शन है, पर्सनैलिटी है, ट्रेड्स हैं उनके, किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। तो इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो ये मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह करना है कि लोगों की जो है वो हमने बिहेवियर को स्टडी करना है, और हमने उसका असर देखना है कि किस तरह से असर कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन कैन obtain a competitive advantage a way outperforming other organization providing similar goods and service. They can pursue any or all of the following goals: increase efficiency, effectiveness। अगर हम लोग अपनी जो है वो फोकस करेंगे लोगों के ऊपर, तो हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ऑफ कोर्स, और हम जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर होंगे। ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम कम से कम रिसोर्सेज खर्च करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर आउटपुट मिलेगा, तो इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम कर सकेंगे। MGT 501 में भी इससे रिलेटेड हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप वो लेक्चर्स चेक करें तो उसमें भी ये बातें जो है वो पहले से हो चुकी हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता चुकी हूँ। तो ये अलग अलग से एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है बल्कि, तो इसके अंदर भी जो चीज़ें वो उससे लिंक कर रही हैं, जो चीज़ें हम उसमें भी पढ़ चुके हैं वो कुछ इसमें भी हैं। तो ये चीज़ें भी हम वहाँ पे पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को यूज़ करते हुए जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ये होती है कि आपने सही काम करना है, जो आपके स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर जो आपसे चाह रहे हैं, कस्टमर जो आपसे चाह रहे हैं, आपने वही करना है, सही काम करना है। ये नहीं कि नीड कुछ हो रहा है, आपने कोई और काम कर दिया। और एफिशिएंसी ये होती है कि आप कितना आप इनपुट दे रहे हो और कितना आपका आउटपुट आ रहा है। अगर आपने इनपुट कम दिया और आउटपुट आपका ज़्यादा आया, तो ये होगी एफिशिएंसी, मतलब कि कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेहतरी की तरफ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें करने के लिए जो है वो एचआर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि जब तक लोग आपके अच्छे नहीं होंगे, प्रोडक्टिव नहीं होंगे, अच्छा तेज़ एफिशिएंट काम नहीं करेंगे, आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोगों का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना, उन पर फोकस करना और उनको साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Organization की ethics और rules, organization's ethics are rules, beliefs and values that outline ways in which manager and workers should behave when confronted with a situation that may help or harm other people.
अच्छा, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो इन्होंने इसमें बताई हुई हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक अप्रोच है जो कि जापानीज़ की अप्रोच है, और इसमें ये है कि जी आपने फिलोसफी ऑफ मैनेजिंग बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड एलिमेंट लाइक गिविंग वर्कर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग वेज टू डू देयर जॉब मोर एफिशिएंटली। हमने मतलब लोगों को ये जिम्मेदारी देनी है कि आपने किस तरह से जो है अपनी ज़्यादा इफेक्टिव जॉब आपने करनी है, ठीक है। इस तरह ये एथिक्स के बारे में है। ये हमारे एथिक्स कोई भी होती हैं, बिलीव्स वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें इंसान को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, किससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, किससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचेगा। तो एथिक्स यही होती हैं कि आपको एक वैल्यू सिस्टम, एक बिलीव सिस्टम होता है जिसको आपने लेकर चलना है। एथिकल बिहेवियर से जो है वो वेलबींग बढ़ती है लोगों की, ग्रुप्स की, ऑर्गेनाइजेशन की और इन्वायरमेंट की। अगर आप एथिकली बिहेव करेंगे तो आप दूसरों का फ़ायदा करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा को नुकसान करेंगे। एथिकली एस्टेब्लिश द गोल्स एंड बिहेवियर्स अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं वो एथिक्स इस्टेब्लिश करती है। ऑफ कोर्स अगर आप गलत बिहेवियर अपनाएंगे तो ज़्यादा ये नॉन एथिकल है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव द गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट टू बी एबल टू पे वर्कर, सप्लायर एंड शेयर होल्डर्स। एथिक्स स्पेसिफाइज वट एक्शन एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक टू मेक प्रॉफिट। मतलब ये नहीं कि आपने जो है वो प्रॉफिट के पीछे पड़ गए हैं आप, और आपने एथिक्स का कोई ख्याल नहीं है, आपको सही गलत का कोई ख्याल नहीं है, बल्कि आपने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बनाना है, अगर आपने एफिशिएंट बनना है, इफेक्टिव बनना है, तो आपने साथ साथ एथिक्स को भी लेकर चलना है। ये नहीं कि और आपने क्वालिटी को भी लेकर चलना है। ये नहीं कि आपकी क्वालिटी लो हो गई या गिर गई है, आपने गंदी प्रोडक्ट्स सस्ते में बनानी शुरू कर दी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेचनी शुरू कर दी हैं, ऐसे नहीं। बल्कि आपने क्वालिटी को भी मेनटेन करना है, इसके अलावा आपने एफिशिएंसी भी मेंटेन करनी है, इफेक्टिवनेस भी मेंटेन करनी है और एथिक्स को भी मेंटेन करना है। यानी कि आप जो है वो नुकसानदा मटेरियल सस्ते में ला के तो आपने उससे चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं, या फिर आपने लोगों को कोई नुकसान पहुँचाकर अपना फ़ायदा करना शुरू कर दिया, इस तरह से नहीं है। आपने बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है। द चैलेंज ऑफ मैनेजिंग अ डाइवर्स वर्क इंक्रीजेज एज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड देयर ऑपरेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती हैं तो डाइवर्स वर्कफोर्स डिफरेंट जगहों से आना शुरू हो जाती है, तो आपने इसको भी मैनेज करना है। फर्स्ट मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस। आपने ये कल्चरल डिफरेंसेस चेक करने हैं, लोगों के बीच में क्या है, उनको कैसे मैनेज करना है। आपने अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट लोगों के कल्चर को, और डिफरेंट लोगों को किस तरह से डिफरेंटली मैनेज करना है। ये नहीं कि आपने एक ही आपने बना लिया है अपना सिस्टम और आप उसके साथ सबको मैनेज करे जा रहे हैं, बल्कि आपने एक डाइवर्स फोर्स को मैनेज करने के लिए एक अलग से आपने एक तरतीब देना है, एक सिस्टम जिसमें आप डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स का ख्याल रखेंगे। जो बाहर के लोग हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, उनकी क्या नीड्स हैं। द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग बिकम मोर complex in a global environment. Of course, planning requires coordination between managers in the home country and those abroad. मतलब कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हमारी ब्रांचेस बाहर के मुल्कों में भी जा रही हैं, तो कुछ हमारे जो हैं सीनियर मैनेजर इधर बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, तो उन्होंने मिलकर प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, लीड करना है, कंट्रोल करना है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो इसको मैनेजर्स को मैनेज करना भी ज़्यादा मेहनत का काम है। तो अब हमें अब के दौर में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजिंग द एलोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड फॉरेन कंट्री is a significant function of global manager. Leading require managers to tailor their leadership style to suit differences in attitude and values. मतलब पहले तो एक ही तरह के लोग थे, उनको इजीली हम सारा ये फंक्शन कर लेते, प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजेशन कर ली, हमने लीड कर लिया, उनको कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब बाहर के भी लोग हैं हमारे पास, डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट मैनेजर्स हैं, हमने उन सबके साथ मिलकर काम करना है। उसके अलावा हमने सबको साथ लेकर चलना है। डिफरेंट तरह की डाइवर्स वर्कफोर्स है हमारे पास, डिफरेंट कल्चर्स की, डिफरेंट रिलीजन्स की, तो हमने उनको सबको साथ लेकर चलना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब थोड़ा सा मैनेजर को ज़्यादा विजिलेंट होकर काम करना पड़ता है। Controlling involves establishing the evaluation, reward, and promotion policies of the organization and training and developing a globally diverse workforce. Controlling में आपने क्या करना है जी, evaluation करनी है कि ये काम आया सही हुआ है या नहीं हुआ। अगर सही नहीं हुआ तो आप उसको रिवाइज करेंगे अपने काम को, अगर सही हो गया है तो ऑफकोर्स आप लोगों को रिवार्ड करेंगे, और उनको अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो वो आप उनको फर्दर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, वाई डू वी स्टडी ओबी, हम क्यों स्टडी करते हैं? टू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ टू डील विद अदर्स। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, हमारा बिहेवियर किस सिचुएशन में कैसा हो जाता है, क्या चीज़ हमें इफेक्ट करती है, और हम दूसरों के साथ कैसे डील करें। और दूसरे भी इसी तरह सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं, तो हमने दूसरों के साथ भी कैसे डील करना है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और हम एक ऑर्गेनाइजेशन एंड विल कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो मे बी हम कल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हों,
तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्ट इंडिविजुअल्स टू बी एबल टू वर्क इन टीम्स एट लीस्ट सम ऑफ द टाइम। मतलब अगर हमने डिफरेंट टीम्स के अंदर काम करना है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो चाहती हैं कि उनके लोग जो हैं वो टीम में काम करें। तो अगर हम उनको स्टडी करवाएंगे बिहेवियर की, तो उनको पता होगा कि हमने टीम के साथ कैसे चलना है। अगर उनको बिहेवियर का नहीं पता तो वो टीम में ईजिली नहीं चल सकते। और मैनेजर्स के लिए ऑफ कोर्स ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को नहीं समझेगा, वो अपने पीपल को कैसे मैनेज करेगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी यही है कि हम जब तक हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी नहीं करेंगे, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, उनको हम कैसे लेकर चलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे बेटर करेंगे, उनके साथ हम कैसे जो है उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे हम उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जब तक हम उनके बिहेवियर को ही स्टडी नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना। OB is a way of thinking. It is multidisciplinary. There is a distinctively humanistic orientation with OB. Of course ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। हम मतलब चेक करते हैं कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, थिंक करते हैं, और हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो है ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है, ऑफ कोर्स हम लोगों को स्टडी करते हैं। और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, हम इसमें परफॉर्मेंस चेक करते हैं लोगों की। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और इसको भी चेक किया जाता है। कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू द फील्ड ऑफ OB। अच्छा जी, अब डिफरेंट फील्ड्स जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। OB की फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में भी लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंस दैट सीक्स टू मेक एक्सप्लेन एंड समटाइम चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। आप जैसा कि जानते हैं कि साइकोलॉजी में भी लोगों के बिहेवियर को चेक किया जाता है। ज़्यादातर जो साइकोलॉजी से मुराद लोग ये समझते हैं कि भाई हम जहन की स्टडी कर रहे हैं लोगों की, लेकिन हम बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोग सोचते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी लर्निंग कैसे होती है, वो कैसे मोटिवेट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है, उनके इमोशंस कैसे बनते हैं, किस बंदे के इमोशंस कैसे होते हैं, उनकी परसेप्शन कैसी होती है, ट्रेनिंग किस तरह से, क्या किस किस चीज़ की ट्रेनिंग की किस बंदे को ज़रूरत होती है, लीडरशिप इफेक्टिवनेस किस पे ज़्यादा है किस पे कम है, कौन बंदा कब सेटिस्फाई होता है अपनी जॉब से, डिसीजन मेकिंग में कैसे फ़र्क होता है बंदों की, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट की जाती है, एम्प्लॉय सिलेक्शन, डिज़ाइन एंड वर्क स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि किस तरह से एक बंदे पे असरअंदाज हो रही होती हैं। उसकी जॉब का डिज़ाइन, उसके जॉब का स्ट्रेस, वो कितना ले रहा है, कितना ज़्यादा ले रहा है। नेक्स्ट स्टडी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी सोशल सिस्टम की स्टडी है जिसमें हम इंडिविजुअल्स जो हैं वो फिल देयर रोल्स। दैट इज़ सोशियोलॉजी स्टडी पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। सोशियोलॉजी जो है वो सोशल स्टडी है जिसमें हम चेक करते हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ किस तरह का रवैया है। तो सोशियोलॉजी में भी ह्यूमन बिहेवियर की जो है वो स्टडी की जाती है। इसमें हम ज़्यादा देखेंगे कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका बिहेवियर किस तरह से एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जी, उसमें ग्रुप डायनामिक्स हैं, वर्क टीम्स हैं, कम्युनिकेशन हो रही होती है, पावर होती है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, इंटर ग्रुप बिहेवियर होता है। और जो ग्रुप है उसके अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है जी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, चेंज, कल्चर, ये सब कुछ एक ग्रुप के बीच में आ रहा होता है। तो जो सोशियोलॉजी है वो भी इन चीज़ों की स्टडी करती है कि किस तरह से लोग जो हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से एक पावर वाला बंदा रिएक्ट कर रहा है और नॉन पावर वाला बंदा रिएक्ट कर रहा है। ग्रुप में कन्फ्लिक्ट को कैसे एक बंदा रिजॉल्व करता है और एक बंदा कैसे लेता है कन्फ्लिक्ट को, और ग्रुप में बिहेवियर को किस तरह से लिया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है जी सोशल साइकोलॉजी। ये है जी एन एरिया विद साइकोलॉजी दैट ब्लेंड्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड दैट फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर। अच्छा, सोशल साइकोलॉजी के नाम से ज़ाहिर है कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का मिलाप है, और ये जो है फोकस करता है कि लोगों का एक दूसरे के ऊपर क्या असर होता है। सोशल साइकोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं लोगों के बिहेवियर के चेंज को स्टडी करते हैं, एटीट्यूड के चेंज को स्टडी करते हैं कि लोग किस हालत में कैसा बिहेव करते हैं, कैसा एटीट्यूड उनका होता है, उनकी कम्युनिकेशन कैसी होती है, ग्रुप में वो किस तरह से काम करते हैं और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। नेक्स्ट है जी एंथ्रोपोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़। ये हम स्टडी करते हैं जी सोसाइटी की कि वो किस तरह से लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स, मतलब कि किस तरह से लोगों और उनकी एक्टिविटीज़ को लर्न करती हैं, मतलब रिएक्ट करती हैं उसके ऊपर।
ये है जी कंपैरेटिव वैल्यूज़ हम चेक करेंगे, इसमें एटीट्यूड्स चेक करेंगे लोगों के, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस हम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं। हम ये सब स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरह से लोगों और उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो सोसाइटी इसके साथ किस तरह से इंटरलिंक्ड है, किस तरह से रिलेटेड है। और सोसाइटी मतलब एक समझना चाह रही है, लर्न करना चाह रही है कि लोग और उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह से हैं। तो ये इस चीज़ की स्टडी है। इसमें भी ह्यूमन बिहेवियर को ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट किया जाएगा, और हम ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो यही स्टडी करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है और इन्वायरमेंट है वो किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है और लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस है जी द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद इन अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। मतलब कि किसी भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो इसको। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, तो लोग इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह के बिहेवियर वाले लोग किस तरह से रिएक्शन दे रहे होते हैं, और पावर की तरफ किस तरह से जो है वो रिएक्शन होता है उनका। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है जी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी हमने पढ़ लिया, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअल की भी स्टडी होती है, ग्रुप की भी स्टडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टडी होती है, और ये सारी स्टडीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आती हैं। साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल की स्टडी करती है, सोशियोलॉजी जो है वो ग्रुप की स्टडी करती है और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करती है, सोशल साइकोलॉजी ग्रुप की स्टडी करती है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ग्रुप की भी स्टडी करती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टडी करती है, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करती है। और ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी बन जाती हैं। मतलब हमें डिफरेंट तरह की चीज़ें मिल रही हैं, सब सब्जेक्ट से हमें डिफरेंट थेरीज़ मिलेंगी। साइकोलॉजी की डिफरेंट थेरीज़ हैं, सोशियोलॉजी की हैं, सोशल साइकोलॉजी की हैं। इन सब सब्जेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट थेरीज़ हैं जिसमें स्टडी की जाती है कि लोगों का रिएक्शन कैसा होता है ग्रुप में, एक इंडिविजुअली कैसा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा होता है, और ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट कर रहा होता है। तो आज हमने ये एक ओवरव्यू लिया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ये जस्ट एक मतलब कहते हैं कि एक स्टार्टिंग है, मतलब एक इंट्रोडक्शन है, और इंशाल्लाह आगे आगे हम इसके बारे में मज़ीद स्टडी करेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि लोग किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर करते हैं, तो हमने उसको किस तरह से मैनेज करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, लोग किस किस तरह से क्या क्या फील करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आप एमजीटी से रिलेटेड और भी लेक्चर्स जो है वो सुन सकते हैं। तो हमारा चैनल विज़िट करें और डिफरेंट लेक्चर्स आप सुने, और हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं हम। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करें न्यू आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।